देखो बेटा, अभी अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपने हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ लिया था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी भी एसी सोर्स से जो वोल्टेज आती है वो कुछ ऐसे होती है। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो इसमें से आधी वेव को रेक्टिफाई कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। और वो आधी तरंग को कैसे दृष्टिकरण करता था कि जब आपने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम एक डायोड यूज करते थे, डायोड यूज करते टाइम हम इस डायोड को लगा देते थे सेकेंडरी कॉइल के साथ में ट्रांसफर की और ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ में जब उस डायोड को लगाते थे तो हमने देखा था कि आधे चक्र में ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है और बचे आधे चक्र में ये डायोड बैकवर्ड बायस में। तो जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है आसानी से और हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन जैसे ही बचे आधे चक्र में ये बैकवर्ड बायस में जाता है डायोड तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है और हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो हमें केवल और केवल ये जो पॉजिटिव वाली थी इसका आउटपुट मिला था और इस तरह हमारी आधी वेव रेक्टिफाई हो गई थी। नेगेटिव वाली का आउटपुट नहीं मिला था, फिर से पॉजिटिव वाली का आउटपुट मिला था और इस तरह से हमने आधी वेव को रेक्टिफाई किया था। लेकिन अब हमें पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा। यहां तक आधी वेव रेक्टिफाई हो पाई थी, हम एसी वोल्टेज लेके चले थे कि हमारे पास में एसी वोल्टेज आ रहा है और उसे हमें कन्वर्ट करना था डीसी में। और जो प्योर डीसी होती है वो कुछ ऐसी होती है सपोज कीजिए आपके पास में 5 एम्पियर की कोई डीसी करंट आ रही है, दृष्ट धारा आ रही है, तो वो केवल और केवल 5 एम्पियर ही आती रहेगी कंटिन्यू, ना तो उसका मान बढ़ेगा ना कम होगा। और यदि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव की तरफ भी नहीं जाएगा। एसी में क्या होता है, जीरो से मैक्सिमम पहुंचती है, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मिनिमम पहुंचती है नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह से ये एसी चलती है। हमने इसको हाफ वेव को रेक्टिफाई किया तो बची हुई जो नेगेटिव वाली थी ये हमें नहीं मिली, मतलब आधी वेव मिली वो भी एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव वाली में। अब हम पूरी वेव को रेक्टिफाई करेंगे तो उसके लिए वही ट्रांसफॉर्मर लेके चलना है हमको। तो ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल है, इसको हम किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे और यहां से एसी इनपुट मिलेगा। इधर अपने पास में सेकेंडरी कॉइल होगी ट्रांसफॉर्मर की। इस सेकेंडरी कॉइल में हमें यहां पर थोड़ा सा हेरफेर करना है। वो हेरफेर ये करना है कि इसको मिड पॉइंट से या मध्य बिंदु से इसमें मध्य निकासी सेंटर टैप बनाएंगे यहां पर, मतलब इस कॉइल में यहां पे एक कट लगा करके एक तार को यहां जोड़ देते हैं। ये हमने तार जोड़ दिया सेकेंडरी कॉइल के साथ में और इसके साथ हम यहां लोड रेजिस्टेंस को लगा देते हैं अपने को। ये लोड रेजिस्टेंस लगा दिया हमने RL, इस पॉइंट को नाम दे दिया Y और इधर इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने X। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके साथ में हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो इस वोल्टेज को मेजर करेगा और यहां हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है। अब वो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिलेगी कैसी नहीं, तो हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए 2 डायोड लेते हैं, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, और इनको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। एक डायोड इधर कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, इस पॉइंट को नाम दे दिया C और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D। और ये डायोड है D1, ये डायोड है D2। अब कहानी सुनिए इसकी कि ये कैसे पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है। ध्यान दीजिए, जब कोई भी एसी वोल्टेज इनपुट हो रही है तो वो कुछ ऐसे हो रही है। ये इनपुट एसी वोल्टेज थी, इसमें आधी वेव पॉजिटिव आधी वेव नेगेटिव, अगेन आधी वेव पॉजिटिव आधी वेव नेगेटिव। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये आधी वेव पॉजिटिव होगी तो एसी करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और जब आधी वेव नेगेटिव होगी तो एसी करंट ऐसे फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, इस तरह से। जब एसी करंट का आधा सर्किल पॉजिटिव है ये वाला, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे मतलब A to B, B to X, X to C, C to D। तो कहानी क्या बनने वाली है ध्यान देना। करंट स्टार्ट हुई ए से बढ़ी, डायोड D1 के अंदर प्रवेश किया। D1 में जैसे ही एंटर हुई पता चला कि D1 तो फॉरवर्ड बायस में, अग्र अवनति में, तो आसानी से करंट को फ्लो करा देगा। तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से निकल गई, फिर पहुंच गई B के पास में, B से X के पास में, X पे पहुंच करके उसे 2 रास्ते मिल गए, एक तो भाग गई Y की तरफ और कुछ करंट आ गई C की तरफ। C के बाद में उसे D की तरफ जाना है, लेकिन डायोड D2 खड़ा हुआ है यहां, वो भी उल्टा,
बैकवर्ड बायस में, और जब बैकवर्ड बायस में D2 रखा है तो ये इलेक्ट्रिक करंट को रोक देगा, फ्लो होने नहीं देगा। और आपने पता था पीएन संधि डायोड बैकवर्ड बायस में माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कराता है, मतलब बहुत ही कम करंट फ्लो कराता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो कहने की बात यह हुई कि डायोड D2 धारा का प्रवाह नहीं कराएगा। तो जब यहां से करंट फ्लो नहीं होगी तो करंट कहां से फ्लो होगी? जो करंट बी से इधर की तरफ आई थी और एक्स से सी की तरफ आई, उसको भी इधर से ही जाना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी करंट एक्स से वाई की तरफ ऐसे फ्लो होगी और हमें यहां आउटपुट मिलेगा जो कुछ ऐसा मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब बात करते हैं बचे हुए आधे सर्किल की। जैसे ये आधा सर्किल नेगेटिव हुआ, ये आधा चक्र ऋणात्मक हुआ, तो धारा ने ऐसे बहना शुरू किया। अब विद्युत धारा ऐसे फ्लो हो रही है, D2C, C2X, X2B, B2A। तो कहानी सुनिए, D से आगे बढ़ती है इलेक्ट्रिक करंट और डायोड D2 में एंटर करती है। यहां एंटर करने के बाद में ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो यहां से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगी, फिर X पे पहुंचेगी, फिर से वही दो रास्ते, एक इधर आगे बढ़ी, लेकिन डायोड D1 उल्टा मना कर देगा, पूरी करंट को यहां से फ्लो होना पड़ेगा। लेकिन अपन को लोड रेजिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो ही मिलेगी जो पहले मिली थी, X2 बाई। तो यहां जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसकी डायरेक्शन वही है। तो आउटपुट वोल्टेज यहां कुछ ऐसे मिलेगा, जो ये नेगेटिव वाला था ये हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मिलेगा। फिर ये पॉजिटिव वाला D1 की वजह से पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव वाला D2 की वजह से पॉजिटिव मिलेगा, और इस तरह से पूरी वेव को हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, और ये होगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो इस बात पे टिका है कि हमें तो प्योर डीसी चाहिए, लेकिन यहां तो करंट जीरो हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है। हमें कांस्टेंट करंट चाहिए, 10 एम्पियर की आ रही है, 10 एम्पियर ही चलती रहे। यहां तो 0 से 20, 50 जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक जा रही है, फिर जीरो हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो प्योर डीसी कैसे बनाई जाए? तो प्योर डीसी बनाने के लिए लगा देते हैं हम फिल्टर। इलेक्ट्रिक करंट को फिल्टर करेंगे, छानेंगे। छानने के लिए वो वाले फिल्टर नहीं चाहिए जो हमारी लेबोरेटरी में होते हैं। यहां इलेक्ट्रिक करंट को फिल्टर करने के लिए अलग ही फिल्टर यूज होता है, जो आप चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं, और उस फिल्टर का नाम था कैपेसिटर। तो यहां हम कैपेसिटर यूज करते हैं, और वो कैपेसिटर कैसे फिल्टर की तरह काम करेगा ये देखना है आपको। यहां से हमें ये आउटपुट वोल्टेज मिल गई साहब, जो फुल वेव रेक्टिफायर था उससे हमें ये आउटपुट वोल्टेज मिली। फुल वेव ये है आउटपुट वोल्टेज, जो कहां से मिलती है? फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर, ये वाली। अब इसको हमें फिल्टर लगा करके कांस्टेंट करना है, नियत करना है, फिक्स करना है, जिससे हमें स्ट्रेट लाइन मिले और प्योर डीसी मिले। तो फिल्टर कैसे लगाते हैं, हम कैसे यूज करेंगे फिल्टर का, ध्यान देना बेटा। ये रही हमारे पास में वो वोल्टेज जो हमें रेक्टिफायर से प्राप्त हुई है, दिष्टकारी से प्राप्त वोल्ट था। रेक्टिफायर से जो हमें वोल्टेज फाइंड हुई है ये रही, और इसको लेकर के हम जाएंगे साहब, और इसके लिए हम यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे RL, और यहां पर वोल्ट मीटर लगाते हैं। लोड के एंड्स पे ही तो हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को। यहां वोल्ट मीटर लगाते हैं, और इसी के साथ एक पैरेलल ऑर्डर में कैपेसिटर लगाते हैं C। ये लगाया हमने कैपेसिटर। ये कैपेसिटर फिल्टर का काम करने वाला है। ये कैपेसिटर फिल्टर का काम कैसे करेगा वो देखने के लिए आप इधर ध्यान दीजिए। ये हमने लगाया फिल्टर, और ये फिल्टर से यहां हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम फिल्टर कैसे मिलेगा, ध्यान देना है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जीरो से बढ़ना होगी, जो ये रेक्टिफायर से करंट आ रही है या फिर वोल्टेज आ रहा है, ये जैसे ही जीरो से बढ़ना स्टार्ट होगा, यहां करंट फ्लो होने लगेगी। यहां करंट फ्लो होने की तो RL और C दोनों पैरेलल ऑर्डर में है, तो दोनों सेम वोल्टेज पे काम करने वाले हैं। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ने लगेगा तो यहां भी लोड रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज बढ़ने लगेगा साहब, बड़ा बड़ा बड़ा, और मैक्सिमम हो गया। इस कंडीशन में जाकर के मैक्सिमम हो गया। लेकिन इस लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज बढ़ा, उसी के साथ साथ इस कैपेसिटर पे भी वोल्टेज बढ़ा, और जैसे जैसे कैपेसिटर पर वोल्टेज बढ़ा, कैपेसिटर ने आवेशित होना, चार्ज होना शुरू कर दिया। मतलब कैपेसिटर का काम ही क्या है, क्या होता है? संधारित्र, आवेश को धारण करने वाला। तो ये आवेश को धरता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता है, इकट्ठा करता जा रहा है, कलेक्ट करता जा रहा है।
इसने काफी सारा चार्ज इकट्ठा कर लिया, ये फुल चार्ज हो गया। और जैसे ही ये चार्ज हो गया, हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट ने कम होना शुरू कर दिया है मैक्सिमम वैल्यू से। इलेक्ट्रिक करंट को कम होना है अब आगे, लेकिन इसको तो आदत लग गई ना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच के कि हाँ भाई वोल्टेज तो फुल ही चाहिए, मतलब तभी आता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, जो इसने चार्ज इकट्ठा किया उसको लेकर के तुरंत ये लोड रेजिस्टेंस से कांटेक्ट में आता है और बोलता है भाई वोल्टेज को गिरने मत देना, मैं दे रहा हूं तुझे चार्ज, जितना चाहिए वो चार्ज मैं दे रहा हूं, लेकिन वोल्टेज को गिरने मत देना। तो यहां जो लोड रेजिस्टेंस के एंड पे ये वोल्टेज गिरता, और ये गिरने से पहले इसको कैपेसिटर मेंटेन करता है और इसको गिरने से रोकता है। और फिर इधर से वेव आगे आती है, फिर वो मैक्सिमम तक पहुंचती है, फिर जीरो होती है। वेव कुछ ऐसे चलने वाली है हमारी। तो ये जैसे ही यहां कम होते 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 होते, क्योंकि इधर से तो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई ना, फिर जीरो से बढ़ना शुरू हुई, तो ये कैपेसिटर अपना चार्ज कहां तक देगा, तो इसके पास भी चार्ज की कमी आती है, तो थोड़ा बहुत तो वोल्टेज ड्रॉप होता ही है। तो यहां मैक्सिमम से वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है यहां तक, लेकिन उससे पहले ही ये जीरो होता, उससे पहले इधर से फिर से करंट आती है और ये फिर से इसको पीक वैल्यू तक लेके जाती है। फिर पीक वैल्यू तक जाने पर फिर ये चार्ज होगा और फिर से वोल्टेज को ड्रॉप होने से रोकेगा, फिर पीक वैल्यू तक फिर चार्ज होगा, फिर वोल्टेज को ड्रॉप होने से रोकेगा। और हमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट आउटपुट मिलती है या आउटपुट वोल्टेज मिलती है। तो ये कुछ ऐसे मिल गई है अब हमें, कुछ ऐसे मिल गई। स्ट्रेट लाइन अभी भी हमें नहीं मिली, प्योर डीसी अभी भी हमें नहीं मिली। तो प्योर डीसी कैसे मिलेगी साहब, क्या किया जा सकता है? तो प्योर डीसी बनाने के लिए हमारे पास में एक और चीज और बचती है, वो अब हमें काम में लेना है। और वो चीज क्या है? वो चीज है ज़ीनर डायोड। ये क्या बवाल है भाई, ये क्या होता है ज़ीनर डायोड? तो ये एक साइंटिस्ट थे ज़ीनर नाम के, उन्होंने बनाया था और इसको पीएन जंक्शन डायोड से ही बनाया गया था, पीएन संधि डायोड से। तो कोई स्पेशल डायोड नहीं है कि कोई नया बन के आ गया हो, कोई पीएन संधि डायोड है। लेकिन इसको बनाने के लिए हम करते क्या है कि जो हमने पीएन जंक्शन डायोड लिया था उसमें एक तरफ को हमने ट्राइवेलेट त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई थी और एक तरफ पंच संयोजी अशुद्धि। तो जो हमने इंप्योरिटी मिलाई थी उसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। जैसे ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इधर जिधर हम ट्राइवेलेट अशुद्धि मिला रहे थे इधर होल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जहां हमने पेंटावेलेट पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई उधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब हम इसको अत्यधिक अपमिश्रित कर देते हैं, अत्यधिक मादित कर देते हैं, हैवी डोपिंग करा देते हैं। और जैसे ही पीएन संधि डायोड में हैवी डोपिंग कराई जाती है वो कन्वर्ट होकर के क्या बना लेता है? ज़ीनर डायोड। और इसका सिंबल क्या होता है? होने को तो ये वही पीएन संधि डायोड है, लेकिन यहां थोड़ा सा ये ज़ीनर के नाम पे इसको थोड़ा जेड बना करके क्लियर कर लेते हैं इसके सिंबल को। ये होता है ज़ीनर डायोड। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखना यह है कि ये कैसे काम करता है और कैसे यूज आता है। तो देखो बेटा ज़ीनर डायोड कैसे काम करेगा। तो ज़ीनर डायोड कैसे काम करता है देखिए, जैसे ही हम ज़ीनर डायोड को ये व्युत्क्रम या उत्क्रम या फिर पश्च अविनति में या फिर मैं कहूं कि रिवर्स बायस में काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो होगी, इसमें ये उल्टी कर दी। और जब ये उल्टी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो आप ध्यान देना ये वही पीएन संधि डायोड है, ये वही पीएन संधि डायोड है। इधर की तरफ पी है और इधर की तरफ एन है और इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल। और जो हमारी बीच में डिप्लेशन लेयर बनती थी अवक्षय परत या रोधिका पट्टिका, उसमें जो पोटेंशियल होता था V0, इसको बोलते थे अपन रोधिका विभव बैरियर पोटेंशियल। इसकी भी डायरेक्शन यही होती थी कि इधर को होता था ये पॉजिटिव और इधर होता था ये नेगेटिव। तो अप्लाइड वोल्टेज और ये जो बीच की पट्टी का वोल्टेज था ये दोनों सेम हो गए। सेम हो गए तो ये वोल्टेज और पावरफुल हो जाएगा और इस वोल्टेज का नाम है साहब बैरियर पोटेंशियल। और जब ये बैरियर पोटेंशियल मजबूत हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा? नहीं होने देगा। तो ये क्या करेगा, जब हम इसको बैक या फिर रिवर्स बायस में यूज करते हैं तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आई और इधर की तरफ वोल्टेज V, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ने ही नहीं देता। वोल्टेज कितना बढ़ा दो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चिपक के चलती है यहीं पे, और हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं साहब, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ले वही वोल्टेज ले 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 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने दे। लेकिन ये उल्टा, इसको तो ये बीच वाली दीवार बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बीच वाली दीवार और मोटी 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 होती जा रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, होल्स तो दौड़ेंगे,
कहां से निकलेंगे? वो बार बार आकर के यहीं टकरा रहे हैं, रुक रहे हैं, ये जाने ही नहीं दे रहा उनको, ये इकट्ठे होते जा रहे हैं यहाँ, ये जाने ही नहीं दे रहा। तो क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये गर्म होते होते, हीट करते 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 टूट जाएगी, और जैसे ही ये टूटेगी एकदम से रास्ता साफ हो जाएगा, और रास्ता साफ होते ही जो जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल इसमें इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे एकदम से दौड़ पड़ेंगे, और एकदम से दौड़ पड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगी। तो यहां पर आकर के, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आकर के इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं हम जीनर वोल्टता या फिर भंजन वोल्टता। तो इस जीनर की वोल्टता पर क्या आकर के ये जीनर की जो लेयर थी ये टूटेगी और इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जैसे ही ये लेयर टूटती है, ये हमारे पास में जीनर डायोड है, ये लेयर टूटी, टूटने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट तेजी से बढ़ी। तो अब हम इससे यदि ये पूछे ना, भाई साहब कितने वोल्टेज पे टूटे हो, तो इसने कहा भाई 10 वोल्ट पे टूट गया। तो भाई साहब 10.1 वोल्टेज और दें क्या, या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाने दोगे? तो ये कहेगा कि हम मेरे तो टूट गए हाथ पैर पूरे ही, अब तो तुम दो तो ठीक है और ना दो तो भी ठीक है, मैं तो इलेक्ट्रिक करंट अब फ्लो कराऊंगा ही। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में आपको वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये इसी वोल्टेज पर खूब करंट फ्लो करा लेता है। तो ये एक बार जब हार गया ना, टूट गया, तो उसके बाद में आपको वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात, इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में लेते हैं अपन, वोल्टता नियंत्रक के रूप में या वोल्टता नियामक के रूप में काम में लेते हैं। और इसी की वजह से, जीनर डायोड की वजह से ही हमें जो ये एसी चल रही थी ना अपनी, जिसको हम डीसी में कन्वर्ट करते आ रहे थे, प्योर डीसी मिलेगी एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन, वो कैसे मिलती है वो देखना है आपको। तो ये हमें कहां से वोल्टेज मिल गया? आउटपुट फिल्टर से, फिल्टर से ये आउटपुट वोल्टेज मिला। आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम फिल्टर, ये मिला साहब आउटपुट वोल्टेज फिल्टर से। और यहां पर हमने इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया और इधर कर दिया हमने कनेक्ट आरएल को, लोड रेजिस्टेंस को। इसके एंड्स पे हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे जो किसी भी वोल्टमीटर की हेल्प से लेंगे। यहां हमने पैरेलल ऑर्डर में जीनर को कनेक्ट कर दिया, अपने जीनर डायोड को, वो भी रिवर्स बायस में। ठीक है साहब। अब जब लोड रेजिस्टेंस और ये जीनर डायोड दोनों पैरेलल में, तो दोनों के लिए वोल्टेज सेम होने वाला है। ये हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जब 2 चीजें, 4 चीजें, 10 चीजें पैरेलल ऑर्डर में होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं, तो उनके सिरों पर विभव पतन समान होता है। मतलब यहां पर और यहां पर विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है वो सेम मिलेगा, जितना लोड के लिए मिलेगा उतना ही जीनर के लिए मिलेगा, और उतने ही ये वोल्टमीटर मीजर करके दिखाएगा। अब ये जो जीनर हमने लिया है, इसको लेते टाइम हम एक चीज ध्यान में रखते हैं, वो चीज ध्यान में रखने वाली क्या है कि इस जीनर की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, भंजन वोल्टता, वो ये मिनिमम वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। जो हमें फिल्टर से वोल्टेज मिल रही है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो सपोज कीजिए ये फिल्टर से वोल्टेज मिल रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 8 वोल्ट और मैक्सिमम जा रहा है ये 10 वोल्ट तक। तो कहानी क्या बनने वाली है? अब जीनर से जो आउटपुट मिलेगा यहाँ, आउटपुट फ्रॉम जीनर डायोड, तो जो जीनर डायोड से हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ, वो कितना मिलेगा? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट ने बढ़ना स्टार्ट किया, वोल्टेज ने बढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही 8 वोल्ट पे ये करंट पहुंची, कितने वोल्टेज पे? 8 वोल्टेज पे। जैसे ही 8 वोल्टेज पे ये करंट पहुंची, ये तो टूटेगा। इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट ही तो है। ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही तेजी से फ्लो कराएगा। और उसके बाद हम उससे पूछते हैं भाई 8 के बाद में 9 वोल्टेज देते हैं? ये बोलेगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम तो 8 वोल्ट में ही हो रहा है, 8 वोल्ट पे मैं खूब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहा हूं, मुझे वोल्टेज की जरूरत है ही नहीं। तो भाई साहब ये 2 वोल्ट कहां गए? आने तो 10 वोल्ट है ना, आगे चल के 10 वोल्ट तक बढ़ना है। तो इधर भाई बैठा हुआ है सीरीज ऑर्डर में, यहां दूसरा रेजिस्टेंस, ये कहेगा भाई साहब ये 2 वोल्ट में काम में ले लूंगा, आप ऐसा करो इनको 8 वोल्ट ही देते रहो। तो ये वोल्टेज हमेशा कितना वोल्ट मीजर करेगा? 8 वोल्ट मीजर करेगा। जो ये वोल्टेज में वृद्धि हो रही है, 8 से 10 पहुंच रहा है, फिर 10 से 8 आ रहा है, तो ये बार बार जो उतार चढ़ाव चल रहा है ना वोल्टेज में, ये यहाँ आरएस के सिरों पर ही होता रहेगा, यहां नहीं दिखेगा। तो यहां हमें आउटपुट वोल्टेज हमेशा 8 वोल्ट ही दिखेगी, उसके बाद में ये ना आगे बढ़ेगी ना घटेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, प्योर डीसी मिलेगी, और ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो बड़ी लंबी कहानी है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की। एक बार रिवाइज करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आई एसी।
एसी को हमने एक डायोड से होकर के फ्लो कराया, एक डायोड से होकर के फ्लो कराया तो आधी वेव रेक्टिफाई हो पाई, आधी वेव जीरो। फिर दो डायोड लगा करके रेक्टिफाई कराया तो आधी वेव तो पहले वाले डायोड ने रेक्टिफाई की और आधी वेव दूसरे वाले डायोड ने रेक्टिफाई की, तो हमें पूरी वेव रेक्टिफाई होके मिली, पूरी तरंग का दिष्टकरण होके मिला। उसके बाद में ये तो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो, ऐसे चल रही थी। हमें तो डीसी चाहिए, डीसी बनाने के लिए हमने संधारित्र लगा दिया फिल्टर के तौर पे। संधारित्र ने इसको ऐसा किया कि बार बार जो जीरो हो रही थी उसको जीरो होने से रोक लिया, लेकिन फिर भी वैल्यू तो कम हो रही थी, फिर मैक्सिमम, फिर कम, फिर मैक्सिमम, फिर कम। तो हमने एक जीनर डायोड लगा दिया वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। जीनर डायोड ने अपनी बंधन वोल्टता दिखाई और सारा काम कर दिया और इलेक्ट्रिक करंट को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से ये कहानी खत्म हुई। अब हमारे पास में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास में 3। तो कौन कौन सी डिवाइसेस है उनको देखते हैं हम। कभी कभी एग्जाम में यही पूछता है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एग्जांपल लिखिए, तो एक बार पूछा भी है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस के एग्जांपल, तो हम देखेंगे अब वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो देखो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं हम। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्टो मतलब ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाश, और इलेक्ट्रॉनिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तो इसमें तो आपको डायोड पढ़ना है वही, और ये कि डायोड अपने पास में पीएन संधि डायोड, उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं है। तो प्रकाश और डायोड दोनों इसमें साथ साथ काम करेंगे। पहला तो ये कि प्रकाश आया और डायोड ने कैसे काम किया, दूसरा ये कि डायोड ने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई और उसने प्रकाश कैसे दिया। बस ये दो प्रोसीजर आपको इसमें पढ़ने। तो सबसे पहली चीज इसमें होती है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? वही पीएन संधि डायोड है साहब, वो के वही पीएन संधि डायोड है। फोटोन आने वाला है, प्रकाश आने वाला है डायोड के ऊपर, तो इधर कोई पारदर्शी खिड़की लगाइए, ट्रांसपेरेंट विंडो, उससे आपकी लाइट आएगी, प्रकाश आएगा, फोटोन आएंगे जिनकी एनर्जी होगी एच न्यू। फोटोन आए, फोटोन के पास में एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पर सिलिकॉन या जर्मेनियम के और फिर पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट जो इंप्योरिटीज थी उनके परमाणु भरे पड़े हुए हैं इसमें, तो उन परमाणुओं पे आके गिरेगी, और जब उन परमाणुओं पे आके गिरेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनने लग जाएंगे, जोड़े बनने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल के जोड़े बन गए साहब। इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव है तो, और होल पॉजिटिव की तरफ भागेगा। इधर इकट्ठे हो गए होल, इधर इकट्ठा हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर की तरफ बन गया पॉजिटिव एंड, इधर की तरफ बन गया नेगेटिव एंड। जब अपन इसमें कोई बाह्य प्रतिरोध जोड़ेंगे, कोई लोड रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि फोटो डायोड में इलेक्ट्रिक करंट N2P फ्लो हो रही है। N2P का मतलब है फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब होता है बैकवर्ड बायस। तो ये डायोड, फोटो डायोड किस में काम करता है? बैकवर्ड बायस में काम करता है। क्लियर? इस तरह से अपना फोटो डायोड होता है। अब जैसे जैसे ये जो आने वाला प्रकाश है, इसकी यदि हम तीव्रता बढ़ाएं, इंटेंसिटी बढ़ाएं, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाती है। तो फोटो डायोड में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती है। ये क्लियर? अगली जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दूसरी, वो होती है हमारे पास में एलईडी, लाइट एमिटेड डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऐसा डायोड जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, एमिट करता है। कैसे करेगा? वही पीएन संधि डायोड है साहब, कुछ नहीं है पीएन संधि डायोड के अलावा और कुछ नहीं है। ये लाइट देगा, प्रोवाइड करा रहा है, तो इसको सर्किट में कनेक्ट करो। अच्छा, सर्किट में कनेक्ट करने पे आसानी कहां रहती है? फॉरवर्ड बायस में या बैकवर्ड बायस में? तो सीधा सा जवाब है फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दो, अग्र बायस में। अग्र अवनति में कनेक्ट होते ही ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड इधर पहुंचा नेगेटिव एंड। एन की तरफ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, पी की तरफ होल भरे पड़े हुए हैं। होल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव उस नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर उधर भागेगा, और इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो एन से पी की ओर भागेंगे और होल पी से एन की ओर भागेंगे। अब इधर से जा रहा है होल, उधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इस संधि के पास में, इस जंक्शन के पास में दोनों मिलेंगे, तो H पॉजिटिव और E नेगेटिव, और दोनों मिलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण बनेगा,
और वो उदासीन कण होता है साहब फोटोन, और ये फोटोन बाहर निकलेगा। फोटोन निकलने का मतलब लाइट निकल रही है, मतलब उजाला निकल रहा है। ये एलईडी हो गई, हो गया प्रकाश उत्सर्जित। खास बात क्या है इसकी कि जैसे जैसे हम जो ये अप्लाइड वोल्टेज है, अनुप्रयुक्त वोल्टता या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ने के साथ साथ प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो घरों में अपने एलईडी आते हैं, यदि इनमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बढ़ा दें तो ये ज्यादा उजाला देने लग जाते हैं। नहीं साहब, इनको पहले से ही ऐसे एडजस्ट किया जाता है। सपोज कीजिए मैं एक एलईडी बना रहा हूं, मुझे पता है घरों में कितनी इलेक्ट्रिक करंट आती है, जो हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू सब जगह फिक्स है, तो मैं पहले ही ऐसा डायोड बनाऊंगा ना, ऐसा एलईडी बनाऊंगा जो उस इलेक्ट्रिक करंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट, वो मैक्सिमम लाइट दे, अधिकतम प्रकाश दे। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि जैसे जैसे हम यहां पर विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं, उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है। लेकिन एक कंडीशन में ये तीव्रता अधिकतम हो जाती है, सबसे ज्यादा उजाला देता है ये। उसके बाद यदि हमने इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया तो फिर तीव्रता कम हो जाएगी, उजाला कम होने लग जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होने लग जाती है। तो हम इसको ऐसे सेट करते हैं कि हमें मैक्सिमम लाइट दे, ये होता है एलईडी। उसके बाद में जो तीसरी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास में, वो होती है फोटो सेल या सोलर सेल, जो कि सौर ऊर्जा से चलते हैं। अपने घरों के ऊपर प्लेटें लगी देखी होंगी, वो ही ये सेल हैं, वो सोलर प्लेट होती हैं, उसी के प्रिंसिपल पर ये सेल काम करते हैं। कैसे काम करेगा देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको। ये लिया मैंने एक पीएन संधि डायोड, ये लीजिए साहब, खूब बड़ा सा दिख रहा है, ये लीजिए, ये हो गया काम। और यहां पे मैंने ये पतली सी एक लेयर बनाई साहब, और ये जो पतली वाली लेयर बनाई है ये है एन सिरा और ये ऊपर वाला है पी सिरा। क्योंकि पी सिरे की यहां जो मोटाई लेते हैं अपन, वो लेते हैं 300 माइक्रोमीटर की, और एन सिरे की जो मोटाई लेते हैं वो लेते हैं 0.3 माइक्रोमीटर की। तो ये पतला सा और ये मोटा सा। सपोज कीजिए कि ये डस्टर मेरे हाथ में है, ये पीएन संधि डायोड है, जिसमें ये जो लकड़ी है ये तो पी भाग है, और नीचे ये डस्टर का जो ये काला भाग है, ये गद्दी वाला, ये एन भाग है। क्या होना है, वो इस पर प्रकाश आकर के गिरेगा, प्रकाश आकर के गिरेगा तो ये हमें लाइट देगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देगा। अब साहब वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे देता है, ये वो आपको प्रोसेस देखनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये जो डायोड था अपना, ऊपर की तरफ पी नीचे की तरफ एन, तो हमने तांबा लिया, उसको गर्म करके पिघलाया थोड़ा सा, और उस कॉपर को हमने इस पर ऐसे ब्रश से चिपका दिया थोड़ा थोड़ा, मतलब इस पर पतला सा कोटेड कर दिया, इस पर परत चढ़ा दी। तो हम यहाँ नीचे की तरफ किसी भी मेटल को, जरूरी नहीं है तांबा ही हो, हम कोई भी मेटल, किसी भी धातु को यहाँ कोटेड करा सकते हैं, यहाँ पे लेपित कर सकते हैं। और हमने यहाँ एक कोटेड कर दिया, इसको धातु का लेपन कर दिया हमने, और ये जो धातु का लेपन किया है इसको कहते हैं हम पश्च संपर्क, बैक कांटेक्ट। ये बैक कांटेक्ट हो गया। अभी क्यों किया है इसको अभी हम दिखाएंगे। नेक्स्ट, ऊपर की तरफ भी हमें धातु का लेपन करना है, पी की तरफ, तो इधर भी कॉपर लो, पोत दो पूरे को, है ना, पूरे को पोत दो, पूरे पर परत चढ़ा दो। लेकिन लफड़ा हो जाएगा एक थोड़ा सा, वो ये होगा कि इधर भी हमने पूरा इसको लपेट दिया और इधर भी हमने इसको पूरा लपेट दिया। अब जब पूरा लपेट दिया तो साफ प्रकाश आएगा, फोटोन आ रहे हैं, फोटोन आकर के यहाँ इलेक्ट्रॉन होल निकलवाएंगे, पैदा करेंगे। लेकिन फोटोन तो डायोड तक पहुंच ही नहीं रहे, ऊपर तो आपने तांबा लपेट दिया ना, तो प्रकाश तो पहुंच ही नहीं रहा है। इधर भी आपने तांबा लपेट दिया है, प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है। तो क्या करें, प्रकाश पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम इधर की तरफ फिंगर इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ऊपर की तरफ उंगली नुमा इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ये भी मेटल के होते हैं कुछ ऐसे। ये हमने बनाया धातु का फिंगर इलेक्ट्रोड, मेटेलिक फिंगर इलेक्ट्रोड। अब ऐसे इस पर ये उंगली नुमा हमने फिंगर इलेक्ट्रोड बना दिए, तो ये उंगलियों के बीच में जगह रहती है, ऐसे इलेक्ट्रोडों के बीच में ये जगह बनी हुई है। अब जैसे ही प्रकाश आएगा, वो इन बीच की जगहों में आपतित होगा, और जब बीच की जगहों में वो आपतित होगा तो यहां पर सबसे पहली प्रोसेस होना स्टार्ट होगी, जो होती है प्रोडक्शन, जनन। और यहां जनन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन और होल्स का। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के यहां पेयर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन के इधर की तरफ भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव की तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, और होल पी की तरफ।
इधर होल इकट्ठे होंगे। तो दूसरा काम इनका क्या होगा, सेपरेशन, पृथक्करण। और जब तीसरी प्रोसेस होगी तो वो क्या होगी, सब होल उधर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन इधर आगे इकट्ठे हो गए, तो जो तीसरी प्रोसेस होगी वो होगी कलेक्शन की, इकट्ठा करने की, संग्रहण करने की। तो तीसरी प्रोसेस होती है कलेक्शन की। कहां इकट्ठे होंगे होल, तो होल भागते भागते यहां पहुंच जाएंगे। अब मेटल के पास में जैसे ही पहुंचेंगे तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो धातु होती है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो होल यहां इस मेटल के ऊपर इकट्ठा होने लगेंगे। ये जो हमने फिंगर इलेक्ट्रोड बनाए, यहाँ पे होल मतलब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाता है। ऐसे ही नीचे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ इकट्ठे होंगे, ये जो हमने नीचे किसी भी मेटल को हमने कोटेड कराया है, यहां पर ये इस मेटल के ऊपर इकट्ठे होने लगेंगे, वो मेटल के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो देखिए ये बन गया हमारा सेल, जिसमें एक तरफ तो पॉजिटिव एंड है, दूसरी तरफ नेगेटिव एंड है। यहां से एक तार कनेक्ट कीजिए, यहां से एक तार कनेक्ट कीजिए, अपनी बैटरी को यहां कनेक्ट कीजिए घर के अंदर और इसको चार्ज कीजिए। चार्ज होने के बाद में शाम को इससे लाइट लेंगे, उजाला करेंगे, पंखे कूलर सब चलेंगे इससे अपने। तो इस तरह से अपना ये सोलर सेल काम करता है। 3 प्रोसेस होती हैं। इससे जो इलेक्ट्रिक करंट मिलती है हमें, उसका ग्राफ बनाए तो वो बनता है 4th क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में बनता है कुछ इस तरह से। ये कब, जब सेल ओपन सर्किट में है, और ये वोल्टेज कब, जब सेल क्लोज सर्किट में होता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। और इस तरह से अपनी तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कब होती हैं, फोटो डायोड, एलईडी और तीसरी है ये सौर सेल। इस तरह से अपना ये खत्म हुआ। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इस चैप्टर का, वो बचता है गेट, लॉजिक गेट। तो देखिए नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचते हैं हमारे पास में लॉजिक गेट। क्या होते हैं लॉजिक गेट, नाम से पता चल रहा है, लॉजिक मतलब तर्क पर चलने वाले, लॉजिक से चलने वाले। और यदि इनका लॉजिक समझ में आ गया तो गेट बहुत ही इजी और 2 नंबर देके जाने वाले बोर्ड एग्जाम में, ये फिक्स है। तो गेट एकदम इजी है। कौन से लॉजिक पे काम करते हैं, उस लॉजिक पे फोकस करना है। ये लॉजिक क्या है, तो ये लॉजिक ये है कि इसमें बूलियन अलजेब्रा चलती है, बूलियन बीजगणित। और बूलियन बीजगणित में आपको यहाँ पे केवल एक ही कोड याद करना है। वो कोड ये है कि यदि सर्किट ऑन है, स्विच ऑन है, तो नंबर मिलेगा हमें 1, और यदि स्विच ऑफ है तो नंबर मिलेगा हमें 0। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो नंबर 1, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही तो नंबर 0। बस इन नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है। इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से लॉजिक गेट काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो लॉजिक गेट है वो है नॉट गेट। नाम से ही पता चल रहा है, नहीं द्वार, नॉट यानी नहीं, गेट यानी द्वार। ऐसा गेट जो हर चीज के लिए मनाही करेगा, भाई ये काम कर दे, नहीं मैं तो ये करूंगा। तो ये वो गेट है जो हमेशा उल्टा चलेगा। इसके लिए हम जब सिंबल बनाते हैं तो ऐसे एक ट्राइंगल बनाना होता है, उसके आगे ऐसे यूं 0, तो इनके अंदर इनपुट 1 होता है और इधर आउटपुट भी 1 ही होता है। और आउटपुट किसके बराबर होगा, तो इनपुट आया A, इनपुट कौन आया A, और जैसे ही वो नॉट गेट में अंदर एंट्री करेगा तो ये क्या करेगा, नहीं उल्टा करूंगा, तो ये A का उल्टा कर देता है, जिसको हम लिखते हैं A के बार से। इसकी जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सत्यमान सारणी, तो वो कैसे बनेगी, इसमें एक तो इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इनपुट है A, आउटपुट है y इज इक्वल टू A का बार। अब इनपुट की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इनपुट ऑफ हो या फिर इनपुट ऑन हो। जब इनपुट ऑफ है तो ये उल्टा करेगा, नहीं मैं तो ऑन करूंगा, और जब इनपुट ऑन है तो ये उल्टा करेगा, नहीं मैं तो ऑफ करूंगा। ये इसकी सत्यमान सारणी हो जाती है, ट्रुथ टेबल। जो दूसरा गेट होता है हमारे पास में वो होता है और गेट। देखिए आगे ये जो दोनों गेट है, एक तो होता है और गेट और एक होता है एंड गेट। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। और इनमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको ध्यान रखना है। और मतलब तलवार, राइमिंग बनाइए, और मतलब तलवार, तीर तलवार। तो ये जो और गेट होता है ये तलवार की तरह या तीर की तरह ऐसे होता है इसका सिंबल, और इसके अंदर 2 इनपुट होते हैं। एक इनपुट होता है A, दूसरा इनपुट होता है B, और आउटपुट होता है अकेला Y। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए कि जो Y है, Y का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, इसकी जो बूलियन इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, बूलियन समीकरण। तो ध्यान देना, और पे ध्यान देना आपको। और गेट है ये, और का सिंबल तो हो गया तीर या तलवार से याद। अब इसका फॉर्मूला भी याद करना है, वो याद ऐसे करना है, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8। क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो और गेट यहां प्लस करने का काम ही करता है। एक इनपुट है A, दूसरा इनपुट है B,
और आउटपुट में वो इन दोनों को प्लस कर देगा। अब इसकी जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो बहुत ही इजी है। इधर की तरफ आपको इनपुट लेना है, तो इनपुट है हमारे पास में दो, एक तो इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, और इधर की तरफ आपको लेना है आउटपुट निर्गत, और निर्गत है हमारे पास में ए प्लस बी के इक्वल। जो इनपुट है निवेशी है उनकी चार कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन में तो ए बंद हो और उसी के साथ बी बंद हो सकता है, बी चालू हो सकता है। ठीक उसी तरह से ए ऑन होगा और उसी के साथ बी ऑफ हो सकता है, बी ऑन हो सकता है। अब आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा दोनों के प्लस के बराबर। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 2। लेकिन बूलियन अलजेब्रा क्या कहती है? दो ही सिचुएशन, या तो 0 या 1। यदि स्विच ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। तो यहाँ पे 1 + 1 मतलब स्विच ऑन, और स्विच ऑन का मतलब 1। 1 + 1 2 नहीं करना है। अगला लास्ट गेट है अपने पास में एंड गेट। एंड गेट आइसक्रीम की तरह होता है कुछ ऐसे, जिसमें दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी, आउटपुट अकेला वही बाई। नाम से पता चल रहा है एंड मतलब इनटू, इनटू मतलब मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। ये इसकी बूलियन अलजेब्रा की इक्वेशन हो गई। और इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल में दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है। आउटपुट है बाई जो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, और इनपुट है अपने पास में दो, पहला इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, जिनकी चार कंडीशन हो सकती हैं। पहली कि ए बंद हो, दूसरी कि ए चालू हो, ए के बंद होने पर बी बंद बी चालू, बी बंद बी चालू। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। ये इसकी सत्यमान सारणी हो जाती है, बहुत ही ईजी है। ये तो हुए हमारे तीनों बेसिक गेट जो आधारभूत गेट होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट, सार्वभौमिक द्वार। ये यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है इन गेटों को? इन गेटों को यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि ये जो ये गेट वाला यूनिवर्स है ना, ये गेट वाली दुनिया है, इसमें ये दोनों गेट सारे गेटों को बना सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। मतलब इन दोनों गेटों से हम जितने भी गेट हैं उन सबको बना सकते हैं, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और ये दो ही हैं हमारे पास में। ये दोनों गेट कौन कौन से हैं? पहला और इधर दूसरा। ये दोनों यूनिवर्सल गेट हैं साहब मिक्स वाले। इनको हम मिक्स करके बनाते हैं। कैसे मिक्स करके बनाते हैं? पहला तो होता है नॉर गेट और दूसरा होता है नैंड गेट। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान देना है थोड़ा सा। एक तो है और गेट और एन का मतलब है नॉट गेट। ऐसे यहां पे एक तो है एंड गेट और एंड के साथ एन का मतलब है नॉट गेट। तो ये दो गेटों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है नॉट और का। तो पहले तो आपको और गेट बनाना है, और मतलब तलवार, कुछ इस तरह से, जिसमें दो इनपुट होंगे, एक ए और एक बी। और गेट को फ्री करने के बाद में आपको बनाना है नॉट गेट। नॉट गेट अपन का वो ट्राइंगल और जीरो, लेकिन जब इसके साथ में बनाते हैं तो हम ट्राइंगल को छोड़ देते हैं, केवल ये वाली जीरो काम में लेते हैं। और इस तरह से हमें यहां आउटपुट मिलेगा बाई। अब बाई आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए पहले तो और का मतलब प्लस, 2 और 2 3 और 3। तो ए और बी जैसे ही और गेट में एंटर होंगे ये कर देगा इनका प्लस, ए और बी हो गए प्लस। उसके बाद में और गेट के बाद में इस ए प्लस बी को नॉट गेट से और निकलना है, तो नॉट गेट क्या कर देगा? इसका उल्टा। तो बाई इज इक्वल टू एंटर हुआ ए प्लस बी और आउटपुट में मिलेगा ए प्लस बी का उल्टा मतलब बार। अब ट्रुथ टेबल बनानी है, बहुत ही आसान है। इनपुट हमारे पास में वो ही दो हैं और आउटपुट एक ही है। निर्गत बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे पहले और फिर उसका बार करने वाले। इनपुट दो हैं, पहला इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, जिनकी चार कंडीशन होने वाली हैं, ए 0 1 0 1। आउटपुट क्या मिलेगा? पहले प्लस होंगे तो 0 + 0 0, लेकिन उसका उल्टा होगा तो आउटपुट मिलेगा हमें 1। फिर वही 0 + 1 1, लेकिन 1 का उल्टा मिलेगा 0। फिर 1 + 0 1 और 1 का उल्टा मिलेगा 0, और 1 + 1 1 और 1 का उल्टा मिलेगा फिर 0। दूसरा गेट था नॉट और एंड। तो पहले तो एंड गेट मतलब आइसक्रीम। ये दो इनपुट ए और बी। उसके बाद में नॉट गेट मतलब केवल 0। इधर आउटपुट बाई का फॉर्मूला देखेंगे, एंड मतलब इनटू। तो जैसे ही ए और बी एंड गेट में एंटर करेंगे तो ये इनको इनटू कर देगा, ए इंटू बी।
और a इंटू बी जब नॉट गेट से होकर के निकलेगा तो ये इसका उल्टा कर देगा, मतलब a इंटू बी का बार। ट्रुथ टेबल कैसे बननी है? ट्रुथ टेबल वही, इनपुट कितने हैं? इनपुट हैं अपने पास में 2, आउटपुट कितने हैं? आउटपुट है केवल 1, y इज इक्वल टू a इंटू बी, और उसका भी बार। इधर इनपुट हो गए a और b, जिनकी 4 कंडीशन बनने वाली है अपने पास में। a 0 हो सकता है, a ऑन हो सकता है, उसके बाद b 0 ऑन, b 0 और ऑन, फिर 0 और ऑन। फिर हमें a इंटू बी का बार लेके चलना है। 0 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, लेकिन उसका हमें तो उल्टा करना है, तो 0 इंटू 0 0 और 0 का उल्टा 1, फिर 0 इंटू 1 अगेन 0 और 0 का उल्टा 1, फिर 1 इंटू 0 0 और 0 का उल्टा 1, और 1 इंटू 1 1 और 1 का उल्टा 0। और चैप्टर नंबर 14 खत्म। ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ये आपके लॉजिक गेट खत्म हुए जो आपको 2 नंबर दे के जाने वाले हैं, और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी से आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको रिवाइज करना है, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।